लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वेरी गुड सफीना, एक्सलेंट बेटा। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं। गुड। नहीं, राइजोपस तो ब्रेड मोल्ड हो गया बेटा सफीना। राइजोपस जो है ना अपना, वो ब्रेड मोल्ड कहलाता है। ओके। हाँ, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है ना। तो हम लोग अस्कोमाइसिटीज को डिस्कस करने वाले थे। अच्छा, अस्कोमाइसिटीज का एक और कॉमन नेम है, कोई बताओगे क्या? अस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है? जल्दी कोई बताओ। वेरी गुड बेटा, सैक फंगी। एक्सीलेंट बेटा। गुड गुड। चलो ठीक है। तो अस्कोमाइसिटीज में है बताना, इसमें हाइफा कैसा होता है, सेप्टेट या असेप्टेट? अस्कोमाइसिटीज में कैसा हाइफा होता है, सेप्टेट या असेप्टेट? वेरी गुड बेटा, सेप्टेट हाइफा होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे, तो अस्कोमाइसिटीज में केवल एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा? तो बताना। अस्कोमाइसिटीज में केवल एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नाम क्या है उसका? वेरी गुड बेटा, कोनिडिया के द्वारा होता है केवल ना। केवल कोनिडिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फंजाई में। अच्छा, फिर से तुम लोग मुझे बता देना, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप की बात करेंगे तो कितने स्टेप हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप होते हैं, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा, 3 होता है। कौन कौन से हैं, थोड़ा नाम बताना। वेरी गुड। नहीं, वो तो 3 प्रकार का है सफीना। मैं पूछ रहा हूँ कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। वेरी गुड बेटा, सबसे पहले साइटो प्लाज्म का फ्यूजन होगा ना बेटा नरगिस। पहले होगा हमारा प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा ना, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उसके बाद कौन सा है? एक्सीलेंट बेटा। उसके बाद है न्यूक्लियस का फ्यूजन या कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद कौन सा होता है? वेरी गुड बेटा। उसके बाद जो होता है वो मियोसिस होता है। एक्सीलेंट। हाँ, मियोसिस होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इतने सारे तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है ना। इतने स्टेप में रिप्रोडक्शन होते हैं, सॉरी। ठीक है ना। चलो, इससे आगे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे अस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अस्कोमाइसिटीज, इन अस्कोमाइसिटीज। अस्कोमाइसिटीज में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तुमको बताता हूँ। बड़ा ही आसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। बताते हैं कैसे होता है। देखो, होगा क्या कि जब फंजाई को रिप्रोडक्शन करने का मन होगा, तो फंजाई क्या करता है, अपना हाइफा को कुछ इस तरीके से नजदीक में लाता है। समझना मेरी बात। इस तरीके से अपने हाइफा को नजदीक में लाएगा। ठीक है ना। और नजदीक में लाने के बाद तुमको पता ही है, सबके पर हर एक सेल में, चूंकि ये सेप्टेट है, तो सब में एक एक न्यूक्लियस रखा हुआ है ना। तो होने वाला क्या है, जब ये नजदीक में आएगा ना, तो दोनों आपस में सटेगा ना। और आपस में सटेगा तो क्या होगा, तुमको पता ही है क्या होने वाला है। जब ये आपस में सटेगा, तो इसका, हमारा जो एक ठो जो सेल है जो सट रहा है, उस सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म है ना, आपस में क्या होगा, मिक्स होना शुरू हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान देना। होगा यूं कि इसके बीच में इस तरीके से जो दीवार है वो गायब हो जाए, और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इस इवेंट को तो बोलते हैं प्लाज्मोगेमी ना। तो इस तरीके से प्लाज्मोगेमी हुआ। ठीक है ना। और प्लाज्मोगेमी की बात तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारा सेल है, दोनों सेल फ्यूज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है ना। जिस सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस है, अगर किसी सेल में 2 न्यूक्लियस हो तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा स्टेज बोलते हैं, जल्दी बताओ। अगर किसी सेल में 2 न्यूक्लियस हो तो उसको कौन सा स्टेज बोलेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी बताओ कमेंट में। नहीं, गलत बता रहे हो, सही बताओ। बेटा, अगर 2 ठो न्यूक्लियस होगा तो उसको हम लोग डाई कैरियोन स्टेज बोलते हैं ना। तुम लोग भूल जाते हो। मैं आज सारा का सारा वीडियो भेजता हूँ तुम लोगों को, चिंता मत करो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाई कैरियोन या सीन कैरियोन। डाई कैरियोन बोलेंगे इसको हम लोग, डाई कैरियोन स्टेज के नाम से जानेंगे।
अगर सेल में दो न्यूक्लियस बन चुका है तो उसको डाइकैरियोन स्टेज बोला जाएगा ना। तो इस तरीके से डाइकैरियोन स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा जी क्या होता है आगे, ध्यान दीजिएगा। जब डाइकैरियोन स्टेज यहाँ पे बन जाएगा ना, तो ये जो डाइकैरियोन स्टेज वाला जो डब्बा है अपना, जिसमें न्यूक्लियस रखा हुआ है, उसमें तुम क्या देखोगे कि कुछ इस तरीके से एक उभार बनता है, थैलानुमा संरचना बनता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो दो ठो न्यूक्लियस था, वो दोनों न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा पता है, दोनों न्यूक्लियस यहाँ से ये जो दो न्यूक्लियस था, दोनों न्यूक्लियस भाग जाएगा इसमें। ठीक है ना। और इस तरीके से अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा ध्यान देना। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आकर के क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज करके जो हमारा एन एन था, अब एन ना होकर के वो टू एन हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है वो टू एन होगा। ठीक है ना। तो नो डाउट यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ गया है। इसलिए इस घटना को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैरियोगेमी हो गया। तो चलिए जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो घटना है जिसमें दो ठो एन एन आपस में जुड़ गया है, उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, कैरियोगेमी हुआ है। कैरियोगेमी जो है वो हुआ है, या हम बोल सकते हैं हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। ठीक है ना बेटा। चलो इससे आगे क्या होता है ध्यान देना, उससे आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उससे आगे देखें तो जब दो ठो न्यूक्लियस हमारा बन जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें मियोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डब्बा बना है, उस डब्बा में एक विशेष प्रकार का डिवीजन होना स्टार्ट होगा। होगा क्या ध्यान दो। ये जो डाइकैरियोन स्टेज वाला डब्बा है वो तो रहेगा ही, ऊपर वाला जो ये डब्बा है ये थोड़ा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और ये जो टू एन वाला है वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। ठीक है ना। अब जो स्टेप होंगी उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस। ठीक है ना। और मियोसिस के बाद, मियोसिस को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, बताना। मियोसिस में क्या होता है, टू एन जो है वो दो ठो या चार ठो जितना भी हो, एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस आधार पे इसको एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम बोलते हैं बताना इसको। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं या इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, बताना। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है या इक्विटेशनल डिवीजन बोला जाता है, जल्दी। ओके बेटा वेरी गुड। चूंकि यहाँ पे टू एन जो है ना वो एन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी कारण से बोलेंगे आधा हो गया है। चूंकि आधा हो गया है इसी कारण से इसको बोलते हैं रिड्यूस कर गया है, हाफ हो गया है। इसीलिए इसको बोला गया है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बेटा जी। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मियोसिस हुआ, तो टू एन जो है वो क्या हो जाएगा, एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम देखोगे ना तो मियोसिस में चार सेल बनते हैं। ठीक है ना। तो उस चार के लिए चार न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार ठो न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये सारे के सारे एन एन वाले हैं। ये भी हमारा एन है, ये भी हमारा एन है, ये भी हमारा एन है, ये भी हमारा एन है। इस तरीके से चार ठो न्यूक्लियस जो हमारा है वो बन जाता है। ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो अब पाउच बना, ये जो पाउच है जिसमें ये चारों न्यूक्लियस रखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अस्कस, या इसको सीधे पाउच बोलते हैं। ये जो है ना, इसको हम लोग अस्कस बोलेंगे या इसको बोलेंगे थैला है हमारा। इसी को, ये जो थैला है जिसमें चार ठो न्यूक्लियस रखा हुआ है, इसी थैली को हम लोग नाम देते हैं कि भाई साहब ये थैली जो हमारा है ना, ये हमारा अस्कस है। ठीक है ना। इस थैली को हम लोग अस्कस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जैसे ये बन जाएगा ना, होता क्या है पता है तुमको, इसके आसपास के जितने भी हाइफा थे, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। हाँ, इसके आसपास के जितने भी हाइफा थे, वो सारे के सारे हाइफा क्या करेंगे, इस थैली को, ये जो हमारा थैली है, उस थैली को चारों तरफ से लपेट लेंगे। ये जो अस्कस है उस अस्कस को चारों तरफ से क्या होगा, हाइफा लपेट लेगा। ठीक है ना। इस अस्कस को चारों तरफ से हाइफा जो है इस तरीके से लपेट लेगा। ठीक है ना। और लपेटने के बाद जो है ये हमारा स्ट्रक्चर बना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्योंकि अस्कस को रखने वाला फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए इसका हम लोग विशेष नाम देने वाले हैं। क्या नाम देंगे जी, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलेंगे ये अस्कस का फ्रूटिंग बॉडी है, या इसको हम लोग अस्को कार्प के नाम से जानेंगे। अस्को का मतलब हो गया अस्कस या थैला, कार्प का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है ना। कार्प को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। चूंकि ये हमारा अस्कस को रखने वाला फ्रूटिंग बॉडी है,
इसीलिए इसको हम लोग अस्कोकार्प के नाम से डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अस्कोकार्प क्या है तो क्या बोलोगे कि अस्कोमाइसिटीज का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसी का दूसरा नाम अस्कोकार्प। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अस्कोकार्प का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। अब क्या होने वाला है ध्यान दो, ये जो हमारा अस्कोकार्प का जो फ्रूटिंग बॉडी बना है, ठीक है ना, इसमें जो अस्कस हमारा है ना, जो अस्कस हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये अस्कस में अब क्या होगा, चार ठो तो एन एन था ही, डिवाइड कर जाएगा इस तरीके से, और चार ठो अलग अलग सेल में वो बदल जाएगा। ठीक है ना। और ये सेल रखा कहाँ हुआ है, लपेटा हुआ है कहाँ पे, हमारा इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी में लपेटा हुआ है, जिसको हम लोग नाम देते हैं अस्कोकार्प ना। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग अस्कोकार्प के नाम से डिस्कस करेंगे। भविष्य में ये वाला जो पार्ट है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, यही यहाँ से टूट के बाहर निकलेगा। ठीक है ना। चूंकि ये अस्कस से निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अस्कोस्पोर, अस्को एस्पोर बोलेंगे। और यही अस्कोस्पोर बाद में जाकर के क्या होगा, एक नया सा फंगी में डेवलप हो जाएगा, न्यू फंजाई में डेवलप हो जाएगा। कब, जब इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, जब इसका जर्मिनेशन हो जाएगा तो एक न्यू फंजाई जो है उसमें ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग को क्या समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आया, मेरी बात समझना, हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आया कि जो अस्कोमाइसिटी जो है ना वो क्या करता है, अस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करके, ठीक है ना, या अस्कोकार्प का फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है ना। क्या यहाँ पे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ है, दो ठो फंजाई आपस में एक जगह पे आया है, और आने के बाद दोनों के जो सेल है आपस में फ्यूज कर गए हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है, इसमें दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया है, जिसको हम लोग कैरियोगेमी बोलेंगे। और यहाँ पे जो पाउच निकला है उसको हम लोग बोलेंगे अस्कस। उस अस्कस में मियोसिस होगा, चार ठो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद इसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा जो ये है हाइफा है वो लपेट देता है और एक थैला बन जाता है बड़ा सा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी या अस्कोकार्प बोलेंगे। और यही अस्कोकार्प या अस्कस का, अस्कोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर में क्या होता है, अस्कोस्पोर, जो हमारा ये चार ठो न्यूक्लियस जो बना है, ये चार न्यूक्लियस क्या होने वाले हैं, अलग अलग सेल में बदल जाएंगे। और यही सेल जो हमारा है कहलाएगा अस्कोस्पोर। और यही अस्कोस्पोर जब बाहर में मिट्टी पे पड़ेगा, गिरेगा, तो एक नया फंजाई का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप तो वही है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। याद क्या रखने वाला चीज है, तो फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं अस्कोकार्प, जिसमें हमारा जो स्पोर बनता है उस स्पोर को बोलते हैं हम लोग अस्कोस्पोर। ठीक है ना। तो बेटा जी एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अस्कोस्पोर जो हमारा है वो कैसा स्पोर है, सेक्सुअल या असेक्सुअल, केवल इतना बता दो। अस्कोस्पोर हमारा सेक्सुअल स्पोर है या असेक्सुअल स्पोर, इतना केवल हमें बता दीजिए, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड बेटा, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा जो है ना, ये हमारा सेक्सुअल स्पोर है ना। तो ये हमारा सेक्सुअल स्पोर है, और इसी स्पोर के कारण से या इसी अस्कोकार्प के कारण से इस फंजाई को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा अस्कोमाइसिटीज है, ये इसकी पहचान है। अस्कोकार्प का बनना, या अस्कस का बनना, या अस्कोस्पोर का बनना, यही इसकी पहचान है। वेरी गुड सुचेता, एक्सलेंट बेटा। चलो ठीक है। तो ये मुझे बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है अस्कोमाइसिटीज में, ये क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी, हाँ या ना, केवल हाँ या ना हमें बता दो, मैं समझ जाऊंगा इस चीज को। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए जी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से ये हमारा अस्कोमाइसिटी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। ठीक है ना। इसको अपन सेव करते हैं, अब इसे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को समझ में आ गया है। हम लोग थोड़ा अस्कोमाइसिटीज का फेमस एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ अस्कोमाइसिटीज, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, अस्कोमाइसिटीज जो है उसका थोड़ा सा अपन एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग अस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल देखें तो बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे फरीन बता रही है कि सर ईस्ट डिश का एग्जांपल है। बिल्कुल बेटा, ईस्ट डिश का एग्जांपल है का। ध्यान देना, जो सबसे फेमस फेमस एग्जांपल है उसकी बात पहले कर लेते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम
सीलियम नोटेटम। थोड़ा मुझे बताना, ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इससे पहला एंटीबायोटिक बना था, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? जल्दी बताओ तुम लोग चैट बॉक्स में। पेनिसिलियम नोटेटम से हमें एक एंटीबायोटिक मिला था, नाम क्या है उसका? ओके बेटा जी, वेरी गुड। पता है तुमको, हम लोग जो एंटीबायोटिक वाला जो दवा खाते हैं, पहले के जमाने में पहली बार जो वो एंटीबायोटिक खोजा गया था, इस पेनिसिलियम से ही खोजा गया, और उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है ना? उस दवा को बोलते हैं पेनिसिलिन। तो हम बोल सकते हैं कि इससे क्या हुआ है, इससे ऑब्टेन्ड हुआ है फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है ना? हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसका नाम है पेनिसिलिन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पेनिसिलिन। ये जो है डिस्कवर्ड किया गया था इससे। इसकी भी एक कहानी है, कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? लेकिन अभी केवल इतना ही हम लोग याद रखते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम जो हमारा है वो इसी से मिला है। ओके, चलिए जी, सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। हाँ बेटा सलीक, हेलो, ध्यान दो। सेकंड वाला हम लोग देखेंगे। तो सेकंड जो हमारा एग्जांपल इसका फेमस है, वो है हमारा है एस्परगिलस। एस्परगिलस, ठीक है ना? अस्परगिलस नीगर जो हमारा है, पूरा नाम है इसका अस्परगिलस नीगर, भी एक एग्जांपल है इसका। पता है, ये अस्परगिलस जो है, इसमें एक एग्जांपल है अस्परगिलस नीगर। ठीक है ना? ये जो फंजाई है, इसकी खासियत क्या है पता है? ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है ना? जो हमारे लिए उपयोगी होता है। ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। हम लोग को याद रखना है, 12 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है ना? ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ओके बेटा जी, चलिए जी, थर्ड नंबर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर एग्जांपल जो अपना है, वो है क्लैविसेप्स। ठीक है ना? ये अच्छा नहीं है, ये बर्बाद, बेकार का है। अगर हम लोग क्लैविसेप्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्लैविसेप्स जो है ना, ये बाजरा का जो हमारा पौधा होता है, उसमें बीमारी कॉज करता है। ठीक है ना? जिसको हम लोग वो नाम देते हैं एर्गॉट डिजीज ऑफ बाजरा, या राई में भी करता है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान देना, ये क्या करता है? तो ये असल में कॉज करता है कौन सा डिजीज? एर्गॉट डिजीज ऑफ क्या, राई बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बाजरा के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके बेटा जी, तो क्लेविसेप्स जो है बीमारी करने वाला है, उतना अच्छा हमारा जो है फंजाई नहीं है। उसके अलावा एक और हम लोग फंजाई का नाम यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट वाला फंजाई। नेक्स्ट जो फंजाई है उसका नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा। बेटा बहुत काम का ये है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। पता है, ये न्यूरोस्पोरा क्लासा जो है ना, अगर आप, भगवान न करे कि डॉक्टर ना बने, डॉक्टर ही बनो, अच्छा करो, कोशिश करना डॉक्टर बनने का। अगर उसके अलावे, अगर आप बॉटनी या जुअलॉजी ऑनर्स लेते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो जब जाइएगा ना अच्छे कॉलेज में, तो वहां पे ये प्लांट मिलेगा आपको। प्लांट नहीं, फंजाई मिलेगा, ये लैब में होता है। और लैब में जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, इसी फंजाई पे हम लोग करते हैं। ठीक है ना? यही कारण है। देखो, जानवर में अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक मक्खी है जिसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, इस पे लैब में खूब एक्सपेरिमेंट होता है। अगर तुम एनिमल साइंस पढ़ते हो, तो इस पे खूब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है ना? ड्रोसोफिला में। ठीक है ना? और अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर तुम बॉटनी लेते हो, अगर तुम पौधे को पढ़ते हो, तो इस फंजाई पे खूब एक्सपेरिमेंट करोगे। तो चूंकि ये हमारा प्लांट में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना? इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के भी नाम से जानते हैं बेटा जी। ठीक है ना? मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के भी नाम से डिस्कस करते हैं। मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये याद रखना कि जैसे हम लोग जूलॉजी पढ़ने वाला आदमी, एनिमल को पढ़ने वाला, ड्रोसोफिला मक्खी पे एक्सपेरिमेंट करता है,
वैसे ही बॉटनी पढ़ने वाला आदमी जो है इस न्यूरोस्पोरा क्रासा पे एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। काम क्या है इसका? तो चलिए एक और पॉइंट इसके बारे में लिख ही देते हैं हम लोग। इसका काम है, ठीक है ना, हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पता करते हैं, बायोकेमिकल के बारे में पता करते हैं, मतलब बोल सकते हैं इसका यूज होता है, यूज्ड एज स्टडी ऑफ, ठीक है ना, स्टडी ऑफ क्या? तो स्टडी ऑफ हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, या जो बायोकेमिस्ट्री है उसके स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों काम करने के लिए हम लोग न्यूरोस्पोरा क्लासा का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आमिर तुम टाइम पे आया करो, लेट आओगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा उसको देख लेना, अगर डाउट होगा तो वहीं पे कमेंट करना, अगले क्लास में आते ही डिस्कस कर लेंगे। एक तो अपन 8:30 में क्लास स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में वेट करता हूँ, और तुम जुड़ते कितने हो? 40 में जुड़ते हो, इतना पिटाओगे ना तुम लोग। पहले मुझे एक बार आने दो ऑफलाइन में, फिर बताता हूँ तुम। एकदम 8:30 में जुड़ना है तो 8:30 में जुड़ना है, ठीक है? तो ना उसे पहले ना उसके बाद। चलो ध्यान दो। तो ये एग्जाम्पल हमारा जो है इसका हुआ। लेकिन सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे अस्कोमाइसिटीज में, तो क्या है? ध्यान देना। सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफल्स। खाने में उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ट्रफल्स, TRUFFLES। ये जो फंजाई है ना, खाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिबल फंजाई है, एडिबल फंजाई है, इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कोई नहीं बेटा सालिक, कोई नहीं, अगले क्लास से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। पेनिसिलियम नोटेटम सबसे पहले हम लोग को याद रखना है, पहला एंटीबायोटिक दवाई जो मिला था पेनिसिलिन, इसी से मिला था। अस्कोमाइसिटिस का है। अस्परगिलस निगर, इससे हमें मिला है एक विशेष प्रकार का अम्ल जिसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, पता है ना आप लोगों को, वही सिट्रिक अम्ल यहाँ पे मिलता है। तीसरा क्लेविसेप्स, बेकार का एकदम फंजाई है ये, बाजरा में और हमारा जो राई है उसके पेड़ में डिजीज कॉज करता है। न्यूरोस्पोरा क्लासा, इसका तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए करते हैं, और चूंकि इसका लैब में खूब इस्तेमाल होता है इसीलिए इसको बोला गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ओके। और ट्रफल्स के बारे में बात करेंगे तो इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई सबसे महत्वपूर्ण फंजाई का नाम तो हमने छोड़ दिया, जो बहुत पहले फरीन हमको बोली थी। सबसे महत्वपूर्ण जो फंजाई अपना है वो कौन सा है? वो है ईस्ट। उसको मैं साइड में लिखता हूं, ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण फंजाई जो हमारा था वो हो जाएगा ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, SACCHROMYCES, CEREVISAE। सैक्रोमाइसी सेरिवाइसिस का पूरा नाम है। पता है तुमको, हम लोग फंजाई में क्या डिस्कस कर रहे थे? फंजाई जनरली कैसे होते हैं? बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं, हाइफा वगैरह उसमें होता है ना बेटा। लेकिन ईस्ट जो है ना, एकमात्र ऐसा अपवाद है फंजाई में, जो फंजाई होते हुए भी केवल एक सेल का बना हुआ होता है। समझ रहे हो ना? इसमें कोई हाइफा और माइसेलियम नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये एकमात्र, ओनली एग्जाम्पल है किसका? तो बोल सकते हैं ऑफ यूनी सेल्यूलर फंजाई। एक कोशिका वाला, एक सेल वाला जो फंजाई है उसका एकमात्र एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना। दूसरा, पता है ये जो है ना, अगर हम लोग फंजाई के काम के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि फंजाई जो है ना बहुत काम का है, ठीक है ना। हम लोग जो अल्कोहल बनता है, वाइन बनती है, शराब वगैरह बनती है, इसी से तो बनता है ना। तो बोल सकते हैं यूज्ड एज फर्मेंटर, या यूज इन फर्मेंटेशन, यूज इन फर्मेंटेशन, शराब बनाने में किया जाता है। उसके साथ 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 तुम देखते हो कि ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जो पाव रोटी वगैरह बनता है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोल सकते हैं यूज इन फर्मेंटेशन एज वेल, यूज इन फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन के साथ साथ क्या हो गया? यूज इन ब्रेड फॉर्मेशन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ब्रेड फॉर्मेशन में भी ये होता है ना बेटा जी।
तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। हमने डिस्कस किया यहाँ पे एग्जाम, मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल है अस्कोमाइसिटीज का वो। ठीक है बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो हमने डिस्कस किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 7 एग्जाम्पल अगले क्लास में सबसे मैं पूछूंगा, ओरली सबसे मैं पूछूंगा, ध्यान देना। सबको अच्छे से, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखा रखे हैं और जो भी मैं लिखाता हूँ, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से अपने कॉपी में नोट करना है और खूब अच्छे से याद करना है बेटा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अस्कोमाइसिटीज में हमने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, अपने बुक में दिया हुआ है। ट्रफल्स के साथ एक और है, मॉडल्स भी होगा, देखना तुम। मॉडल्स भी होगा, मॉडल्स एंड ट्रफल्स होगा, मॉडल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। हमें ये समझ में आया कि इतने एग्जाम्पल्स जो है अस्कोमाइसिटीज में दे रखे हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा है, खुद से दोहराओ मेरे साथ, ठीक है ना, दोहराना। सबसे पहले हमारा पेनिसिलियम नोटेटम, फिर अस्परगिलस निगर, फिर क्लेविसेप्स, फिर हमारा न्यूरोस्पोरा, फिर मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है ना। और लास्ट में ईस्ट। ईस्ट के बारे में क्या याद रखेंगे हम लोग, एकमात्र ऐसा फंजाई है जो केवल एक सेल का बना हुआ है। बाद बाकी सारे फंजाई जो होते हैं बहुत सारे सेल के या मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए होते हैं, ठीक है ना बेटा जी। तो ये मुझे बताओ, स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो सारी चीजें एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, जल्दी मुझे बताइए, हाँ या ना। ओके फतेहा, वेरी गुड अंशु। ओके बेटा, सवीना एक्सेलेंट, गुड बेटा। आशवी, ओके बेटा जी। सलीक, ओके। ओके, ओके बेटा, वेरी गुड। उसके अलावा और कोई बात, बाकी बाराती पार्टी, तुम लोग को तो आएंगे ना तो बताएंगे। कैफ, वेरी गुड बेटा। और जल्दी बताओ सब। ओके सफीना, ऐसा वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट बेटा। चल ठीक है, ओके अजरून, चलो ठीक है, गुड। तो इसको अपन सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके। सर क्लेविसेप्स के बारे में एक और बताइए सर। बेटा क्लेविसेप्स जो है ना, इसके बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, हालांकि जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूछ रहे हो क्लेविसेप्स के बारे में कुछ और बता दीजिए, तो बता देता हूँ। देखो, क्लेविसेप्स जो है ना, एक तो क्लेविसेप्स जो हमारा है वो डिजीज कॉज करता है, अर्गुट ऑफ वाजरा जो है ना, वो करता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्लेविसेप्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लेविसेप्स जो अपना है ना, ठीक है ना, उसके अलावा जो है मतलब कि वो एक केमिकल नहीं बनाता है, बहुत ही फेमस केमिकल है। 12 में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पता है क्लेविसेप्स जो हमारा है ना, एक केमिकल बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एक बहुत ही खतरनाक केमिकल। क्या नाम है, ध्यान देना। वो प्रोड्यूस करता है केमिकल LSD, ठीक है ना। और इस LSD को चूंकि तुम पूछ लिए हो तो इसको याद भी रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है, मैं बता रहा हूँ, याद रखना। क्लेविसेप्स LSD जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ये क्लेविसेप्स जो है ना बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ है। सबसे खतरनाक नशीला पदार्थ बताओ तुम, जो तुम लोग जानते हो। खैनी खाना, गुटखा खाना, शराब, ये सब गंदी चीजें हैं, नशा है। उसका जो राजा है, सबसे खतरनाक जो नशा होता है, ये LSD से ही होता है। LSD लेने वाला आदमी जो है ना, उसको नाले में भी रख दोगे ना तो उसको लगता है कि वो भारत का राजा है, ठीक है ना। इतना खतरनाक नशा है ये। पूरा नाम इसे आप याद कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, ठीक है ना, पूरा नाम ध्यान देना। डाई इथाइल एमाइड, डाई इथाइल एमाइड। और भाई जी ये इतना खतरनाक केमिकल है कि इसको लेने के बाद ना आदमी को लगता है कि पूरे विश्व का राजा हम है, सब मेरे आगे पीछे घूमता है, सब मेरा गुलाम है, ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है ना। तो ये सबसे खतरनाक केमिकल है नशे के मामले में, सबसे खतरनाक नार्कोटिक केमिकल माना जाता है इसको। ये इसी फंजाई से मिलता है, इसी कारण से ये बैन है, ठीक है ना। कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हेलुसिनोजेनिक नेचर का है, मतलब क्या, तुमको लगेगा कि अरे हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महंगा नशा है, सस्ता नशा नहीं है, बहुत ही महंगा नशा है ये। और गलती से भी अगर ये मिल गया तो आदमी आराम से 15-20 साल के लिए जेल जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत बड़ी फाइन भी इसमें लगती है। तो ये सब चीजें जो है वो गलत है। हालांकि पता है इस केमिकल का इस्तेमाल पागल लोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो साइको होते हैं, जिनका तबीयत खराब होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये दवा दिया जाता है।
जैसे कोई आदमी है, पागल हो गया, बहुत ही बीमार है, वो उसको हमेशा रोता होता रहता है, तो थोड़ा सा उसको पिला दिया जाएगा, खुश हो जाएगा बेचारा, जिंदगी उसकी अच्छी कटेगी ना। तो उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो दवा के तौर पे इसको दे सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा जो ये क्लेविसेप्स है, इरगुड राइट्स ऑफ बाजरा तो डिजीज करता ही करता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये एलएसडी बना करके भी ये जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हानि भी करता है, अच्छा केमिकल भी दे रहा है, लेकिन इस केमिकल को सब यूज नहीं कर सकता है, केवल डॉक्टर बताएंगे तभी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े अब, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, आगे बढ़े हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए जी, ओके खातिबा, बढ़ता हूँ आगे। ओके धीरज, धीरज तुम आज लेट क्यों आए, कपिल लेट क्यों हो आज? हाँ, जल्दी बताओ हमें। अरे दूसरे जगह हो तो मोबाइल तुम्हारे पास है ना, क्लास में आते हैं सिखाने के लिए, क्या प्रॉब्लम होता है? मोबाइल चार्ज करके रखा कीजिए, जब पता है आपको कि आपकी क्लास है तो मोबाइल पहले चार्ज करके रखा कीजिए ना। ये गलत आदत है बेटा, बहुत गलत आदत है। अगले क्लास से ध्यान रखना, और जो भी छोटा है जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसको जा करके वहां पे देखना, और सारे का नोट्स बना करके रखना है, सबका A to Z। मैं सर को बोल करके सबका क्लास में नोट्स चेक करवाऊंगा, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना एकदम। चलो ठीक है, ओके। तो बेटा हमने कौन कौन सा फंजाई डिस्कस कर लिया था, जल्दी नाम बताओ तो। कौन कौन से ग्रुप फंजाई का डिस्कस कर लिया, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 4 ग्रुप पढ़ना था, उसमें से 2 डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड गुड बेटा। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फाइको को, ठीक है ना। हमने डिस्कस कर लिया अस्को को, वेरी गुड। बच्चा कौन 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 सा आप बताओ, नेक्स्ट कौन कौन सा बच्चा? वेरी गुड बेटा। अब हमारा बच्चा नेक्स्ट वाला, जिसका नाम है बेसिडियो, बेसिडियोमाइसिटीज। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। अब अपना हेडिंग रहेगा बेसिडियोमाइसिटीज, तो थोड़ा बड़े से लिख लिया जाए इसको, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो चलिए जी, बेसिडियोमाइसिटीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या है बेसिडियोमाइसिटीज अपना ना। देखो बेसिडियोमाइसिटीज 2 शब्द से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सुचेता वीडियो अपने ही चैनल पे आता है, अपना प्राइवेट वीडियो सारा रहता है। सर लिंक भेजते होंगे ना तुम लोगों को, लिंक तो मिल ही जाता होगा बेटा, सबको लिंक मिल जाता है ना क्लास का, मतलब ये यूट्यूब वीडियो का। देख लेना सारा वीडियो का लिंक मिलता है बेटा। हाँ मिलता होगा, पक्का मिलता होगा। हाँ अभी नहीं जा रहा है, अभी मैंने भेजा ही नहीं है तो इसलिए नहीं जा रहा है। ओके बेटा। और ध्यान देना, जो जो वीडियो देख लेना ना, वो अपना नाम कमेंट कर देना वहाँ पे, या तो वहाँ पे कमेंट कर देना या वहाँ पे लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इतने बच्चे ने वीडियोस को देख लिया है। मुझे आइडिया ही नहीं होता है आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को। बेसिडोमाइसीटी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दो। पहला जो हमारा वर्ड है वो है बेसिडियो, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा है, 1 मिनट में थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, बेसिडियो। तो पहला शब्द जो हमारा जिससे ये मिलके बना हुआ है, दैट वन इज नोन एज बेसिडियो, ठीक है ना। और जो दूसरा है वो माइसिटीज। देखो बेसिडियो का मतलब क्या होता है बताते हैं तुमको। कभी दरवाजा के पीछे कुंडी देखो, ऐसे ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसा खींचने वाला, पकड़ के खींचा जाता है, देखे हो क्या कभी? जल्दी बताओ तो, दरवाजा के पीछे पकड़ के खींचने वाला, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हैंड बोलते हैं या जो भी हो, हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हमको अभी ध्यान नहीं है। हाँ, तो वो जो खींचने वाला होता है इसी को हम लोग बेसिडियो यहाँ पे बोलेंगे। ये जो यहाँ पे पेंच लगा हुआ होता है, हाँ कुंडी बोलते हैं या जो भी हो, तो ये है, इसी को हम लोग यहाँ पे बेसिडियम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। और माइसिटीज का मतलब क्या होता है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो तो फटाक से, माइसिटीज का मतलब, जल्दी। माइसिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? ले कोई नहीं बोल रहा है। हाँ वेरी वेरी एक्सेलेंट बेटा, फंजाई। तो वो फंजाई जिसमें ये कुंडी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज,
ठीक है ना। इसका एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंगी, CLUB, क्लब फंजाई के भी नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिडियोमाइसीटीज का एक और नाम है, दूसरा नाम भी है बेटा जी, उसको हम लोग क्लब फंजाई के भी नाम से डिस्कस करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज को, ठीक है ना। चलिए बेसिडियोमाइसीटीज कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट बेटा लाइन पे। हाँ बेटा जी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। तो बेसिडियोमाइसीटीज को हम लोग क्लब फंगी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको क्लब फंगी, हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले इसका थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाएगा, वो बात कर लेते हैं हम लोग, किस एरिया में ये पाया जाएगा। तो इसका जो हैबिटेट है, ठीक है ना, बात करने वाले हैं आज भी बेटा ना, बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। अभी ध्यान दो, अगर ये कहाँ पाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो मिट्टी है उस पे पाया जाता है, ग्रो ऑन, बोल सकते हैं ग्रो इन सॉइल, जो मिट्टी है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। एक तो सॉइल में होगा, उसके अलावा तुम देखते हो जो लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। लॉक्स का मतलब जो हम लोग खेत में धान वगैरह काटते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसका जो पार्ट होता है वो। उसके अलावा ट्री स्टम्प पे, ट्री का जो स्टम्प होता है, स्टम्प का मतलब क्या हुआ, पेड़ को काट दिया, उसका डंठल जो है, जड़ जो है उसका मिट्टी में दबा हुआ है, तो जड़ जो मिट्टी में दबा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्री स्टम्प, ठीक है ना। पेड़ को काट दिए और जो पार्ट उससे जुड़ा हुआ है वहां पे, उसमें ये लगा हुआ होगा, उसमें ये जो है ये डेवलप होगा। उसके अलावा और कहाँ होगा, तो बहुत सारे लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर में भी ग्रो करता है, इन, वेरी गुड बेटा, इन लिविंग प्लांट बॉडी में भी डेवलप कर जाता है। जिंदा पौधा है उसके अंदर में डेवलप कर गया ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो हम लोग आसानी से बोल देते हैं कि ये सॉइल में पाया जाएगा, ठीक है ना। जो लॉग्स होते हैं उसमें पाए जाएंगे, ट्री का स्टंप है उस पे पाया जा सकता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, तो उसके अलावा जो है लिविंग प्लांट बॉडी जो है, उसके बॉडी में भी ये पाया जा सकता है, ठीक है ना। इतने जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, इसको थोड़ा हम लोग माइसेलियम के बारे में बात कर लेंगे, इसका हाइफा कैसा होता है या इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मतलब क्या, हम लोग इसके माइसेलियम की बात करेंगे, ठीक है ना। और माइसेलियम को अच्छे से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हम लोग को हाइफा को देखना पड़ेगा। तो चलिए जी, इसके हाइफा पे थोड़ा फोकस किया जाए, ठीक है ना। इस भाई साहब का जो हाइफा है वो कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो इसका हाइफा यूनिक है, बात बाकी की तुलना में तो थोड़ा अजीब है, ठीक है ना। अस्कोमाइसिटीज में तो पार्टीशन था ही नहीं, सेप्टा था ही नहीं। फाइकोमाइसिटीज में हमने देखा कि पूरा सेप्टा है, सेप्टा भरा हुआ है। इसमें देखोगे ना तो इसका सेप्टा बड़ा यूनिक होता है। मान लो ये हाइफा है, मान लेते हैं हम लोग, और ये हाइफा का, ये फंजाई का सेप्टा, और चूंकि ये हैप्लॉइड होता है तो सब में एक एक न्यूक्लियस रखा हुआ है। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इस तरीके से इसके पास में क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तुम इसके सेप्टा को देखोगे ना तो तुमको आश्चर्य होगा, किस मामले में, तो इसके सेप्टा में बीच में लगता है किसी ने उंगली से छेद कर दिया है। सेप्टा तो प्रेजेंट है लेकिन सेप्टा में छेद है बीच से, ठीक है ना। छेद वाला सेप्टा है इसमें, ऐसे छेद लगा हुआ है। और केवल छेद रहता तो काम कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। छेद के साथ साथ यहाँ पे जो सेप्टा है ना बड़ा यूनिक हो गया है, फट गया है। जैसे कोई बांस को हम लोग फाड़ते हैं बीच से, वैसे ही इसका सेप्टा फट गया है। कैसे, ऐसे दो पार्ट में फट गया है, इस प्रकार से। जैसे बांस को दो पार्ट में फाड़ा जाता है, वैसे ये जो है ना कुछ इस तरीके से फटा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से, ऐसे ये फटा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से लगेगा। एक तरफ से ऐसे चिरा गया है, दूसरी तरफ से ऐसे चिरा गया है। तो इस तरीके का जो सेप्टा मिलेगा ना, तो इस सेप्टा को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा जी, ध्यान दीजिए। ऐसे सेप्टा को, जो फटा हुआ सेप्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा,
ठीक है ना। इस सेप्टा को हम लोग नाम देने वाले हैं कि भाई साहब ये कैसा सेप्टा है, तो हमारा डोलीपोर सेप्टा है। तो वेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टा है, ध्यान रखना, ये है तो सेप्टेट, नो डाउट। हाइफा तो सेप्टेट है, ठीक है ना, सेप्टेट है। लेकिन सेप्टेट हाइफा में भी हम लोग को याद रखना है कि इसके पास में होता है डोलीपोर सेप्टा। ये इसका एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें डोलीपोर सेप्टा होता है। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, चूंकि दो सेल के बीच में एक छेद पड़ा हुआ है, तो केमिकल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है या नहीं, ये मुझे बताओ। इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, हाँ या नहीं, ये केवल मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखोगे, साइटोप्लाज्म जो है ना एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिख देंगे। वेरी गुड जवाब, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज जो है वो होगा। लेकिन एक खास बात बताएं बेटा, साइटोप्लाज्म तो चला जाता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है ना इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस उस छेद से नहीं जा सकता। मतलब क्या, इस सेप्टा से होकर के, ध्यान देना, साइटोप्लाज्म तो जा रहा है, लेकिन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे या न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो इतना बड़ा छेद नहीं है कि न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो जाए। मतलब क्या, न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि साइटोप्लाज्म का तो एक्सचेंज होने वाला है। ध्यान देना बेटा, समझना मेरी बात। साइटोप्लाज्म का तो यहाँ पे एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है ना। ये किसकी खासियत है, ये खासियत है इस डोलीपोर सेप्टा की। इस डोलीपोर सेप्टा की ये खासियत है कि भाई साहब यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं होगा। ये इस मतलब कि फंजाई का, बेसिडियोमाइसिटीज की क्या है, खासियत है बेटा जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से है। लेकिन मान लीजिए कभी इसको मन हुआ कि न्यूक्लियस को ये मतलब एक्सचेंज करे तो, हाँ, या हम लोग जो बेसिडियम जो बात कर रहे थे या कुंडी की बात कर रहे थे, कुंडी पे आते हैं। तुम देखोगे कि एक इंटरेस्टिंग चीज, तुमको पता चलेगा ये सेल जो है ना, इस सेल के दो साइड मतलब कि इसके बीच में, दो सेल के बीच में इस फंजाई में कुछ इस तरीके से हुक के जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, हाँ हुक बोल सकते हैं। ये कुंडी नुमा संरचना लगा हुआ होता है ऐसे। ठीक है ना। दो सेल के बीच में ऐसे कुंडी नुमा संरचना लगा हुआ होता है। और भाई साहब ये जो है ना बड़ा सा छेद है, ठीक है ना, ये छेद छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा छेद है कि न्यूक्लियस आसानी से इससे होकर के एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश कर सकता है। समझिएगा मेरी बात। ठीक है ना। एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से ये ऐसे प्रवेश कर सकता है। ठीक है ना। तो ये जो कुंडी के जैसा संरचना है या हुक के जैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को अगर मान लीजिए कि इस सेल में जाना है, इसमें जाना है, तो ये आसानी से इससे होते हुए ऐसे करके चला जाएगा ना। या मान लीजिए इस सेल को जो है, इस न्यूक्लियस को इसमें जाना है, ऐसे करके ये आसानी से उसमें जा सकता है ना बेटा। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लैम्प। क्लैम्प या कुंडी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लैंप कनेक्शन। ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें दो सेल के बीच में क्लैंप कनेक्शन का पाए जाना, ये इसका पहचान है। ठीक है ना। इसके इसके अंदर में क्लैंप कनेक्शन का पाए जाना, ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस फंजाई का पहचान है। कुंडी की नुमा संरचना या क्लैंप कनेक्शन, ये इसका पहचान है, ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से देखें, हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि बेसिडियोमाइसिटी जो है उसका जो हाइफा है, बाद बाकी हाइफा से अलग है। किस किस मामले में अलग है, थोड़ा बताना मुझे। क्या क्या चीज तुमको यहाँ पे नया देखने को मिला है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो तो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज तुमको नया यहाँ पे देखने को मिला है, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन कौन सा स्ट्रक्चर, वेरी गुड बेटा फतेहा, सबसे पहला स्ट्रक्चर तो हम लोग को मिला है यहाँ पे डोलीपोर सेप्टा, जो पहले नहीं था, डोलीपोर सेप्टा। वेरी गुड बेटा। उसके बाद कौन सा है, जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा। हाँ, क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन ना। तो इसके फंजाई को हम लोग जब भी देखेंगे तो हम लोग को याद आना चाहिए, जैसे ही कोई बोले तुमको बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अरे डोलीपोर सेप्टा,
उसके साथ साथ अपना क्लैम्प कनेक्शन। ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमको केवल और केवल इसी फंजाई में मिलने वाला है, और कहीं पे भी ये फंजाई हमारा जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये डोलिपोर सेप्टा और क्लैम्प कनेक्शन केवल और केवल इसी में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा जी। तो चलिए जी, आज हम लोग फंजाई का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिडियोमाइसीट्स का स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस कर लिए, कैसा उसका बॉडी होता है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे आगे। हाँ सुचेता, वेरी गुड बेटा। सुचेता बोल रही है कि सर यहाँ पे ये बांस का जैसे फट गया है, तो उस दोनों के बीच में जो है ना जगह बन गया है। हाँ, तो ये जगह भी है, और यहाँ पे होल बन गया है, छेद बन गया है, इधर से इधर सामान जाएगा, इधर से इधर जाएगा, दो सेल के बीच में। तो ये भी चीज हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना। तो चलिए जी, यहीं पे आज हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। बेटा फफवल को पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, रिप्रोडक्शन बाकी है, बहुत सारी चीजें इसमें भी बाकी है बेटा जी। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन अभी तक में, जल्दी मुझे बताओ। पहले ये बताओ, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्लियर है क्या? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड बेटा। स्क्रीन वाला सारा क्लियर है ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, गुड। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी तक में कोई डाउट, हाँ या ना? अभी तक में कोई भी डाउट? ओके।